नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम। सत श्री अकाल। बीए प्रथम वर्ष की भूगोल की कक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने रूबरू हैं कक्षा लेकर के। हमने पिछली कक्षा में पहले भूगोल के जनक, भूगोल की विषय वस्तु, उनके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने विश्व का मानचित्र बनाया था और साथ में विश्व के मानचित्र को या किसी भी मानचित्र को कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में अध्ययन किया था। आज अपने बात करते हैं महाद्वीप और महासागरों की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने विश्व का मानचित्र बना रहा हूँ, फिर अपने उनकी बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि आप लोग अपनी पुस्तक, कॉपी, पेन खोल करके रखें और साथ ही साथ में मेरे साथ नक्शा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी अपने ये बना रहे हैं, ओके। इस हिसाब से बिल्कुल हाथ को कंपाते हुए और इस तरह से यूं आपको नक्शा बनाना है, इस प्रकार से। बहुत सुंदर नक्शा बनना चाहिए, सभी को बनाना आना चाहिए आपको। इस प्रकार से बिल्कुल यूं ढीले हाथ से आप लोग मेरे साथ साथ में मानचित्र को बनाएंगे। इस प्रकार से यूं बन गया। ये विश्व का मानचित्र पूरा नहीं बना है, अभी बनेगा। इस प्रकार से यूं बिल्कुल आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठें और साथ के साथ में मानचित्र को पूरा करना है आपको। इस प्रकार से बनाइएगा, अपने मानचित्र बनाएंगे। इस प्रकार से ये विश्व के मानचित्र की आउटलाइन, कच्चा चित्र हम बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी सारे साथ में बनाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया अपना विश्व का मानचित्र। अभी अपने इसको इस तरह से बंद कर देते हैं, है ना, डिब्बे में।
ये विश्व का मानचित्र बना हमारा। इस विश्व के मानचित्र में हमें महाद्वीप और सागरों के बारे में पता करना है। तो क्या आप लोग मेरे को बताएंगे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? शाबाश, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। कहाँ है? ये रहा एशिया। यहाँ यूराल पर्वत है। इस जगह पर, इस यूराल पर्वत से, लाल सागर से, भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से यूरोप अलग हो जाता है, तो ये यूरोप आएगा। लेकिन नंबर 1 पर कौन सा महाद्वीप आता है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है। नंबर 2 पर विश्व का जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो ये है, अफ्रीका। ठीक है। तीसरा बड़ा महाद्वीप जो है विश्व के अंदर वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तीसरा बड़ा महाद्वीप है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। चौथा बड़ा महाद्वीप ये रहा, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। पांचवा बड़ा महाद्वीप ये है, क्या नाम है इसका? अंटार्कटिक। ठीक है। छठा बड़ा महाद्वीप ये रहा, जो पहले बताया था ना आपको, यूरोप। सातवां बड़ा महाद्वीप ये रहा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। विश्व में तीसरे नंबर का कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। विश्व में 5वें नंबर का अंटार्कटिका। विश्व में दूसरे नंबर का अफ्रीका। विश्व में चौथे नंबर का दक्षिणी अमेरिका। विश्व में छठे नंबर का यूरोप। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीप हमारे हैं। ठीक है। अब महासागरों की बात करें तो ये प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और ये भी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्या आप बताएंगे ये 2 कैसे हुए? क्योंकि ग्लोब पर जब देखोगे आप तो पूरी पृथ्वी इस तरह से यूं है, बीच में से मैंने बताया ना भूमध्य रेखा से बिल्कुल उभार लेते हुए और वृत्ताकार है, ध्रुवों के ऊपर से चपटी है, तो वहां पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर आएगा। ये जो महासागर देख रहे हो ये अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी आकृति है इसकी, इसलिए इसको एस अक्षर वाला महासागर भी कहते हैं, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, इसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। फिर ये देखो ये भी महासागर है बिल्कुल एम आकृति का, और इसको हिंद महासागर कहते हैं। उसके बाद में देखो 1, 2 और 3 हो गए ना। कितने महासागर हैं? शाबाश, 5। ये महासागर इसी के नाम पर अंटार्कटिक महासागर, या इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण में है। और यहाँ पर आर्कटिक महासागर, या इसको उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये अंटार्कटिक महासागर है, वो आर्कटिक महासागर है, ये उत्तरी ध्रुव महासागर है, ये दक्षिणी ध्रुव महासागर है। इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है। तो ये हमारे 5 महासागर हैं और ये महाद्वीप हैं।
अब इन महाद्वीपों को हम क्रम से एक एक करके आगे पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप में क्या है, अफ्रीका में क्या है, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में क्या है, अंटार्कटिका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यूरोप में क्या है। मुख्य मुख्य इनकी विशेषताएं हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और महासागरों के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। या अपने इसको अच्छी तरीके से आप एक काम करना, घर पर जा कर के जो 1 रुपये के 2 आते हैं, पता नहीं 1 आता है, छोटे छोटे मानचित्र आते हैं, मैंने कल भी बताया था, राजनीतिक मानचित्र, वो आप लेकर के और इसको भर कर के देखोगे, आउटलाइन होती है, उसको भर कर के देखोगे तो उससे आपके एकदम समझ में आ जाएगी बात कि क्या चीज़ क्या थी। तो 5 महासागर और 7 महाद्वीपों के बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो अभी आपको विश्व का मानचित्र बनाना आ गया होगा अब तक। तो अभी अक्षांश और देशांतर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अक्षांश देशांतर के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को पता है अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? नहीं पता, तो उनकी विशेषताएं अपने अगली कक्षा में करेंगे, पहले ये जान लो क्या होते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से जो गोलाकार लगे होते हैं पूर्व से पश्चिम, वो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। और इस पृथ्वी के ऊपर जो अर्धवर्ताकार इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से, वो देशांतर रेखाएं। अब ये अक्षांश और देशांतर कैसे बनते हैं, तो यहाँ एक बार फिर बना रहा हूँ मैं। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये केंद्र है और ये हमने इसका विषुवत रेखीय क्षेत्र बनाया, रेखा लगाई बीच में, और ऐसी ही एक रेखा ये ग्रीनविच की हमने बीच में लगाई बिल्कुल केंद्र से। अब यहाँ से जो इसकी जो कोणात्मक दूरियाँ आ रही हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरियों को जो नापा जाता है, वो सारे के सारे अक्षांश रेखाएं बन जाती हैं। और जो केंद्र से कोणात्मक दूरियां अपने इधर जो नापी जाती हैं, इस प्रकार से वो देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। केंद्र से कोणात्मक दूरियां होती हैं, जो भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच रेखा से जो कोणात्मक दूरियां ली जाएंगी, वो सारी की सारी देशांतर रेखाओं में मानी जाएगी, और जो भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से जो कोणात्मक दूरियां ली जाएंगी केंद्र से, वो सारी अक्षांश रेखाओं में आएगी। तो इस प्रकार से जो विषुवत रेखा है, उसकी जो कोणात्मक दूरी आती हैं, उसको अक्षांश रेखाओं में शामिल करते हैं, ठीक है। अब एक जैसे अक्षांशों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और जो देशांतर रेखाओं को मिलाने वाली हैं, वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा, है ना। तो इस प्रकार से अब हमारे जो मुख्य मुख्य अक्षांश और देशांतर आएंगे, वो कुछ इस प्रकार से आएंगे, ये ध्यान रखना। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। अब ये डिग्री की बात करी मैंने, डिग्री का सिंबल ये होता है, ये ध्यान रखना। ऐसे भी नहीं लगाओगे और ऐसे भी नहीं लगाओगे, ये सारे गलत हैं, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? अंश। जो कोणात्मक दूरी हम नापते हैं वो अंश में लेते हैं, और उस एक अंश में या 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और मिनट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये ध्यान रखना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड का सिंबल है वो ये है, इस प्रकार से 2 लगेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 सिंबल लगेंगे, ये ध्यान रखना। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं और सेकंड का सिंबल ये है। तो आपने देखा होगा कई मानचित्रों के ऊपर इस प्रकार से लिखा होता है, जैसे अपने भारत का ही ले लो, 8 डिग्री 4 ऐसे निशान लगा होता है। और आगे अगर मैं ये लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग बताएंगे इसको पढ़ करके। इसका मतलब ये होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट 60 सेकंड से भारत की सीमा प्रारंभ होती है अक्षांश देशांतर से। और ध्यान रखना, जो अक्षांश देशांतर का जो जाल बनाते हैं मानचित्र बनाने के लिए, ग्लोब बनाने के लिए, वो जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में पृथ्वी के धरातल पर इस तरह की कोई रेखाएं नहीं मिलेंगी आपको, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सिर्फ, ठीक है। तो ये मानचित्र को आसानी से, विश्व का मानचित्र आसानी से बनाने के लिए, किसी भी क्षेत्र का मानचित्र आसानी से बनाने के लिए अक्षांश देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाया गया। उस जाल को प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अनुमान है कि 1 डिग्री के अंदर कितना होता है, 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। जो अब पहले बात करते हैं अपने अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्ताकार होती है। नंबर 1, पूर्ण वर्ताकार होती है। लिखते जाइए आप कॉपी में। अक्षांश रेखाएं नंबर 1, इनकी विशेषताएं पूर्ण वर्ताकार होती हैं। 1 डिग्री अक्षांश से दूसरे डिग्री अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। और प्रत्येक अक्षांश बिल्कुल पूर्ण वर्ताकार होते हैं और समान होते हैं। ध्रुवों के ऊपर छोटा वृत्त लगेगा, विषुवत रेखा का वृहद वृत्त होगा। वृत्त छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल समान दूरी के ऊपर आएंगे, ठीक है। अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करते हैं, जिनको जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार की जलवायु कितने से कितने अक्षांश के बीच में पाई जाती हैं। जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है ना, उपोष्ण कटिबंध है, ये इस तरह के समशीतोष्ण कटिबंध है। ये सब निर्धारण जो करते हैं वो जलवायु कटिबंधों का निर्धारण अक्षांश रेखाओं से होता है। अक्षांश रेखाएं दूरी नापने के काम भी आती हैं। क्यों? क्योंकि 111 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में दूरी होती है। तो उस हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी है, तो पैमाने के अकॉर्डिंग अपने निकाल सकते हैं उनकी दूरी। तो दूरी ज्ञात की जा सकती है किसी भी स्थान की, ठीक है। पूर्ण वर्ताकार होते हैं। ये तो थी अक्षांश रेखाओं की विशेषता। देशांतर रेखाओं की, खैर सॉरी, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 0 डिग्री अक्षांश जो है वो अपने आप में पूर्ण अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश वृत्त, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, वो अपने आप में पूर्ण अक्षांश है। इस 0 डिग्री सहित 0 से लेकर के और 90 डिग्री तक उत्तर में और 90 डिग्री तक क्या होता है? दक्षिण में। तो इस हिसाब से तो इनकी संख्या होती है 181, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना, पृथ्वी ध्रुवों के ऊपर से चपटी है, तो यहाँ सिर्फ पॉइंट होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल सिर्फ पॉइंट होते हैं। तो वो 2 निकाल दो, तो माइनस जब 2 कर दोगे इसमें से तो ये बचती हैं 179। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं वैसे कितनी होती हैं? 0 डिग्री सहित, विषुवत रेखा सहित 181, और अगर ध्रुवों को सिर्फ पोल मान लिया जाए तो इनकी संख्या होती है 179। ये है अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अब देशांतर रेखाएं और बता देता हूं आपको, फिर अपने अगली कक्षा में महाद्वीप और महासागरों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। अब देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो अर्धवर्ताकार होती हैं। क्या होती हैं? अर्धवर्ताकार होती हैं। मतलब पृथ्वी के ऊपर
जो ग्लोब में इस प्रकार से जो लगी होती हैं, ध्यान रखना दो देशांतर आपस में मिलकर के एक वृहद वृत्त बनाते हैं। जैसे ये दो देशांतर मिल गए ना, तो ये एक वृहद वृत्त बनाएंगे। जैसे विषुवत रेखा थी वो एक वृहद वृत्त बनाती हैं। समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाएं काम में ली जाती हैं, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में समय का जो अंतर आता है वो 4 मिनट का आता है। समय का अंतर कितना आता है? 4 मिनट का। और 1 डिग्री में मिनट कितनी होती है? 60। ये ध्यान रखना, ये सोचने की जरूरत है। तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने पर समय में अंतर कितना आता है? 4 मिनट का। और 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 60। ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाएंगे तो बीच में 60 मिनट हैं। ये ध्यान रखना। 1 डिग्री 1 मिनट हो सकता है, 1 डिग्री 30 मिनट हो सकता है, इस प्रकार से। लेकिन 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने में समय में अंतर कितना आता है? 4 मिनट का आता है। और जो समय जोन, जो यामयोत्तर रेखाएं, जो मानक समय रेखाएं बनाई जाती हैं, उन मानक समय रेखाओं के बीच में, दो के बीच में 7.5 डिग्री का अंतर होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट का। ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे भारत की 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, इसी कारण भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी वही समय है घड़ी में, और गुजरात में भी वही समय है। अगर सही सिस्टम से देखा जाए तो उनमें 2 घंटे का अंतराल है। 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। ये ध्यान रखना। लेकिन एक मानक समय होने के कारण, समय रेखा होने के कारण सभी घड़ियों में समान समय होता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो यामयोत्तर रेखाएं बनाते हैं, जो मानक समय रेखाएं बनाते हैं, उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 7.5 डिग्री का, यानी कि 30 मिनट का, ठीक है। और 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर पर जाने पर समय में अंतर कितना आता है? 4 मिनट का। ये नौकायान के काम भी आती हैं। जितने भी जलयान चलते हैं वो देशांतर रेखाओं के वृहद वृत्त का अनुसरण करते हुए चलते हैं। किसका? वृहद वृत्त का अनुसरण करते हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर दो देशांतर हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर है, सिर्फ भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे इनकी दूरी कम होती जाती है, ये ध्यान रखना। तो ये है अक्षांश और देशांतर। अब देशांतर रेखाएं कितनी है? ये अर्धवृत्ताकार हैं, तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 180 तो इधर हैं और 180 इधर हैं। लेकिन 0 डिग्री जो है वो अर्धवृत्ताकार होने के कारण एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। इनकी संख्या कितनी होती है? 360। ये ध्यान रखना, इनमें कोई झोल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा आएगी। और ध्यान रखना, प्रत्येक देशांतर के बीच में माइनस+ 180 डिग्री का अंतर आना चाहिए, तो आपका सही होगा। तो ये आपके अक्षांश और देशांतर और डिग्रियां, कुछ जानकारियां दी आपको। अगली कक्षा में आपको महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताएंगे। थैंक यू।